हेलो चिल्ड्रन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सत्यजीत आपके लिए हिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर की इस सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर के आया हूं। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है किसी एक देश का चित्रण, किसी भी एक कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया गया था यूरोप में। तो एक छोटा सा रिकैप ले लीजिए। रिकैप में आपको हम शुरू से अभी तक बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसमें हमने शुरू में पढ़ा कि कैसे फ्रेडरिक सोरियो नामक एक फ्रांसीसी चित्रकार ने एक फ़ोटो के माध्यम से एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जिस दुनिया में सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं और पूरी दुनिया एक समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्यों के समूह के रूप में डेवलप हो चुकी है। इसके बाद हमने शुरुआत की चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति से कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई थी, जो आपने 9th में पढ़ा था थोड़ा सा उसके बारे में, और उसका रेफरेंस लेकर के हमने आगे बताया आपको कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या परिणाम हुआ। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद के संदेश को कैसे पड़ोसी देशों में फैलाया। उसके साथ ही हमने पढ़ा कि कैसे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के लिए सहयोग और उनके प्रति दुश्मनी की भावना लोगों में धीरे धीरे डेवलप हुई और लोगों का खुद के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा, लोगों का खुद के ऊपर विश्वास बढ़ा और उन्होंने कहा कि हम अपनी आज़ादी खुद से हासिल करेंगे। फिर हमने आगे पढ़ा कि कैसे फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन के राजा बनने से लेकर के 1815 ईस्वी में नेपोलियन के वाटरलू की लड़ाई हारने तक फ्रांसीसी सेना ने अपने आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का संदेश फैलाया। इसके बाद हमने पढ़ा कि वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में एक बार फिर से कंजर्वेटिव शासन आ गया। लोगों की ज़िंदगी पहले जैसी हो गई जैसी फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति से पहले थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे क्रांतियों का दौर शुरू हुआ, कैसे क्रांतिकारियों का जन्म होना शुरू हुआ, कैसे क्रांतिकारी विचारधारा डेवलप होनी शुरू हुई। फिर हमने हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में बताया आपको कि हैब्सबर्ग साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था जिसमें इन अलग अलग भाषाओं के लोग थे जिन्होंने बाद में बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों से ऊपर उठकर अपने अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में डेवलप करना शुरू किया। हमने एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास के बारे में बताया आपको कि अमीर लोगों की संख्या कम थी, मिडिल क्लास लोगों की संख्या ज़्यादा थी और मिडिल क्लास के लोगों ने अपने अपने देश को यूनाइट करने में कितना बड़ा योगदान दिया। फिर शुरू होता था क्रांतियों का दौर जो 1830 से 1848 तक चला, जिस दौरान 5 बड़ी घटनाओं के बारे में हमने बताया आपको। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का लगना, बेल्जियम का निर्माण होना, ग्रीस नामक एक कंट्री का निर्माण होना, फ्रांस में रिपब्लिक का निर्माण होना और जर्मनी में यूनिफिकेशन की पहली कोशिश का फेल होना। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि कैसे जर्मनी यूनाइट किया गया, 39 स्टेट्स यूनाइट किए गए, कैसे इटली के 7 अलग अलग स्टेट्स यूनाइट किए गए, कैसे ब्रिटेन जो अपने पावर, अपने कल्चर, अपनी डिप्लोमेसी की मदद से पूरे एक बड़े से यूनाइटेड किंगडम आइलैंड पर अपना साम्राज्य बना सका। हमने आपको लिबरल नेशनलिज्म के बारे में भी बताया कि लिबरल नेशनलिज्म का अर्थ क्या था, समाज के क्षेत्र में लिबरल नेशनलिज्म क्या था और आर्थिक क्षेत्र में लिबरल नेशनलिज्म क्या था। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि फ्रांसीसी क्रांति से लेकर जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की डेवलपमेंट कैसे हुई। हमने आपको रोमांटिसिज्म के बारे में बताया, वो कल्चरल मूवमेंट बताया जिसमें लोगों ने अपने अपने देश के बाकी लोगों को जगाने के लिए कैसे अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी एथनिसिटी, अपने रिलीजन, अपनी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके म्यूज़िक का, आर्ट का, फोक डांस का, पोइट्री का इस्तेमाल करके लोगों को यूनाइट किया, यानी राष्ट्रवाद की भावना डेवलप की। और आज हम देखते हैं कि यूरोप दुनिया के सबसे डाइवर्स देशों में, सबसे डाइवर्स कॉन्टिनेंट्स में से एक है। छोटे छोटे देश और सबकी अपनी अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपना नेशनल एंथम, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और अपना गवर्नमेंट जो उन्होंने बनाया हुआ है अपनी अपनी सीमा रेखा के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे यूरोप के राष्ट्रवाद में देशों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था। तो चलिए, किसी एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आप किसी राजा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसका एक पोर्ट्रेट बना सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं। किसी महिला को, किसी पुरुष को रिप्रेजेंट करना हो तो आप उसकी पेंटिंग, ड्राइंग बना सकते हैं। लेकिन जब आपको किसी देश को रिप्रेजेंट करना है तब आप क्या करेंगे? तो आप शुरू से लेकर के अभी तक अगर रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए तो आपको याद होगा कि बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, जो भाववाचक चीज़ें हैं,
उन सभी भाववाचक चीज़ों को यूरोपीय चित्रकारों ने महिलाओं के चित्र से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। अगर आप किसी देश के नागरिक हैं और आपको उस देश के लिए बनाई गई जो फीमेल एलेगरी है, आप उसको देखते हैं तो आपको उसके प्रति मन में सम्मान की भावना डेवलप हो जाती है। तो यूरोपीय चित्रकारों ने ह्यूमन सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया था। उन्होंने राजा को रिप्रेजेंट करने के लिए चित्र बनाया, उन्होंने रानियों को रिप्रेजेंट करने के लिए या कॉमन सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए चित्र बनाया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस चैप्टर में है वो ये थी कि पूरे देश को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। और कई ऐसी चीज़ें जो स्त्रीलिंग हैं, जो फेमिनिन जेंडर में आती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाए। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रांसीसी चित्रकारों और यूरोपीय चित्रकारों ने महिलाओं का चित्र बनाना शुरू किया था। अब देख लीजिए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम महिलाओं के चित्र से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताया, स्वतंत्रता मिल गई, स्त्रीलिंग शब्द है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो मूर्ति आपने देखी थी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब कानून से राहत मिले, कानून के नज़र में वो दोषी है। कानून शब्द का जब जिक्र करते हैं तो आपको वो मूर्ति याद आती है, सफ़ेद सी मूर्ति जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, वो भी एक महिला का चित्र है। तो जितने भी देश हैं, चाहे आप भारत माता ले लीजिए, चाहे फ्रांस में मैरियन का स्टैच्यू ले लीजिए, चाहे जर्मनी में जर्मेनिया की तस्वीर ले लीजिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब किसी न किसी फीमेल फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पीछे दो चीज़ें काम आती हैं। देखिए, एक फीमेल फिगर के पीछे दो चीज़ें होती हैं। पहला तो एक होता है लिटरल मीनिंग उसका, यानी उस फोटो का एक्चुअल मीनिंग क्या है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो लिबर्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, जो भाववाचक चीज़ है। तो हर एक फीमेल एलेगरी के दो अर्थ होते हैं, एक लिटरल मीनिंग होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग होता है। तो फ्रांसीसी और यूरोपीय चित्रकारों ने महिलाओं का चित्र बना करके लोगों के मन के अंदर राष्ट्रवाद के संदेश को जिंदा रखा। वो कैसे रखा, आप याद करिए, फ्रांस के अंदर क्या हुआ था। फ्रांस के अंदर मैरियन नामक एक महिला का चित्र बनाया गया था। मैरियन वास्तविक जीवन में कोई महिला नहीं थी। मैरियन पूरे फ्रांसीसी साम्राज्य को रिप्रेजेंट करने वाली एक महिला थी, जो पूरे फ्रांसीसी लोगों के अंदर अपने देश के प्रति सम्मान की भावना, जैसे एक व्यक्ति, एक बच्चा अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल उसी तरह से एक नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति कैसे जुड़ा रहेगा। ये तभी जुड़ा रहेगा जब उसको कोई एक ऐसा प्रतीक चिन्ह दिखेगा जिस चिन्ह को वो अपनी मातृभूमि से रिलेट कर सके। तो फ्रांस के अंदर मैरियन नामक एक फीमेल एलेगरी बनाई गई थी। जर्मनी के अंदर जर्मेनिया बनाई गई थी। मैरियन की तस्वीरें, जर्मेनिया की तस्वीरें पोस्टर्स पर, कैलेंडर्स पर जो टिकट होते हैं उन टिकट्स के ऊपर यूज़ किए जाते थे और डेली लाइफ में उनको लोगों तक पहुंचाया जाता था। इससे क्या होता था, लोग जब डेली लाइफ में किसी एक चीज़ को देखते थे तो वो बेहतर रिलेट कर पाते थे अपने आप को उन चीज़ों से, उस चित्र से, और अपने आप को उस चित्र में जो फिगर है उस फिगर से बहुत अच्छे तरीके से इमोशनल अटैच कर पाते थे। तो इसीलिए एक फीमेल एलेगरी का बनाया जाना जरूरी था। चैप्टर में आपको याद होगा शुरू में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो फर्श पर बिखरी थी फ्रेडरिक सोरियो की तस्वीर में। आप याद करिए, फ्रांस में जो वो टूटी जंजीरें थी वो स्वतंत्रता को दिखाती थी। वो लाल टोपी जो वर्कर क्लास के लोग पहना करते थे, स्लेव्स पहना करते थे, वो लाल टोपी उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक हुआ करती थी। तो ऐसी बहुत सारी सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया जिससे कि लोगों के मन के अंदर राष्ट्रवाद का संदेश बढ़ाया गया। लोगों के अंदर अपने देश के प्रति एक डेडिकेशन, एक समर्पण, त्याग की भावना डेवलप की गई। अभी हम आपको ऐसे ही कुछ चित्रों के बारे में बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे इन चित्रों ने लोगों को जोड़ने की कोशिश की। तो फ्रांस के अंदर आपने मैरियन के बारे में पढ़ा था, अब हम अभी आपको जर्मेनिया के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप जर्मेनिया का चित्र देखेंगे तो जर्मेनिया के दाएं हाथ में एक तलवार दिखाई पड़ेगी आपको। तलवार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? यह आपके पावर को रिप्रेजेंट करती है, ये करेज को रिप्रेजेंट करती है। जर्मेनिया के सिर पर एक ताज है, एक मुकुट है। उस मुकुट को ध्यान से देखें आप, मुकुट ऑर्किड के पत्तों से बना हुआ है। ये शांति का प्रतीक है, हीरोइज्म का प्रतीक है ना। और जर्मेनिया के पीछे आप देखिए एक उगता हुआ सूरज दिखेगा उस फोटो में, बुक में फोटो बनी है वहाँ पर। आप उसमें देखिए वो जो पीछे सूरज उग रहा है वो किस चीज़ को दिखाता है? वो दिखाता है कि जर्मन राष्ट्र डेवलप हो रहा है ना। पीछे एक फ्लैग दिखाई पड़ेगा आपको, उस फ्लैग के कलर्स को देखिए,
वो फ्लैग के कलर्स करेज को रिप्रेजेंट करते हैं, हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि जब लोग इन चीज़ों को देखते थे तो उनके मन में भी एक नए सवेरे की उम्मीद जगती थी। जब वो जर्मेनिया की तस्वीर को देखते थे, जर्मेनिया की तस्वीर 1848 ईस्वी में सेंट पॉल्स चर्च के वाले फोटो में भी देखिए आप, वो जो एक गोल सी बिल्डिंग की तस्वीर है 1848 सेंट पॉल असेंबली, उस पेज पर भी देखिए जर्मेनिया की फोटो, पीछे बड़े से दीवार पर एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ है। ये दिखाता है कि लोग अपने देश को, अपनी मातृभूमि को सम्मानित रखने के लिए, उसको यूनाइट रखने के लिए तब से लेकर अंत तक और आज तक एकजुट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें की गई। आप एक और फोटो देखिए, बुक में ब्लैक एंड वाइट फोटो बनी है जिसमें जर्मेनिया को फर्श पर, जमीन पर गिरे हुए दिखाया गया है। 1850 ईस्वी में ये फोटो बनाई गई थी और इसमें इस फोटो का टाइटल है द फॉल इन जर्मेनिया, यानी जर्मेनिया जो जमीन पर गिरी पड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्र को फर्श पर बिखरे हुए क्यों दिखाया होगा किसी चित्रकार ने। आप याद कीजिए 1848 ईस्वी में जर्मन नेशन को यूनाइट करने की कोशिश की गई थी सेंट पॉल्स असेंबली के द्वारा, जो हमने बताया था आपको रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जब 586 लोग मिलकर के संविधान बना चुके थे और जब उन्होंने राजा को वो संविधान दिया तो राजा ने उस संविधान को मानने से इनकार कर दिया था, यानी जर्मन नेशन को यूनाइट करने की पहली कोशिश असफल हो गई थी। तो इसी असफलता को देखकर उस चित्रकार ने वो फोटो बनाई है जो आपकी बुक में वहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे सिम्बॉल्स हैं, बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स को देखिए, बॉक्स में आपको एक तरफ सिम्बॉल्स और दाईं तरफ उनका मीनिंग दिखाई पड़ेगा। तो आज हमने बताया आपको कि कैसे नेशन के अंदर लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करके अपने सेंटिमेंट्स को यूनाइट रखने की, एक दूसरे से रिसेंबल करने की, जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो पूरे राष्ट्रवाद को फैलाने में पूरे यूरोप में सिर्फ युद्धों ने ही महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, लोगों के द्वारा डेली लाइफ में ऐसी कई चीज़ें भी प्रैक्टिस की गई, ऐसी चीज़ों को संकेतों के रूप में इस्तेमाल किया गया जिससे कि लोगों को आपस में जोड़ा जा सके, उनके अंदर एक यूनाइटेड सेंटिमेंट डेवलप किया जा सके, उनके अंदर अपने आप को अपने देश का नागरिक बनाए रखने की इच्छा जीवित रख सके। और इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद को धीरे 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 फैलाया जाना शुरू कर दिया गया। अब इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन रह गया है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, जो हम इस सीरीज़ का, इस चैप्टर का अगला और आखिरी वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे और तब हम आपको इस चैप्टर के आखिरी सेक्शन के बारे में बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप यहाँ हमारे चैनल से जुड़ करके हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स के बारे में भी जान सकते हैं, जो हम धीरे धीरे आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।